दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर टेक्निकल हेल्पर का पेपर। इससे पहले हमने 3 पार्ट सोल्व करा चुके हैं। आज हमारा जो है वो चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 125 क्वेश्चन मतलब सोल्व करा सके हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर हमने अब तक 75 क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। आज हम लेते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को एक एक करके। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी प्रकार का चीज़ सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। जो भी नए कैंडिडेट है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पे नए नए नोटिफिकेशन देखने को मिले। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखें, ताकि आपको नए आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमारा क्वेश्चन है कि छेनी का उपयोग कीवेज, खांचे और स्लोट काटने के लिए किया जाता है। किस छेनी का? प्लेट चपटा, क्रॉस कट का, हाफ राउंड नोज जिसे अर्धगोल नाक भी होते हैं, या डी डायमंड और ई है वेब छेनी। तो किस प्रकार की जो छेनी होती है उसका हम प्रयोग करते हैं? तो जो क्रॉस कट छेनी है, ठीक है, वी इज राइट आंसर। क्रॉस कट छेनी जो है उसका उपयोग किया जाता है खांचे और स्लोट को काटने के लिए प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। ठीक है, 127 है कि यदि प्रकाश की गिरने की तीव्रता अधिक हो तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? मतलब जो सोलर सेल है आपका, इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा तेज से गिर रही है, तो उसके बाद आपको इसमें क्या प्रभाव मिलने को है? कि सेल में कोई आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा। यदि प्रकाश की वोल्टेज घट रही है तो कोई असर नहीं होगा और वही रहता है। डी है आउटपुट वोल्टेज घट जाएगी, आउटपुट वोल्टेज ऋणात्मक हो जाएगी। ये कह रहा है कि तीव्रता बढ़ने पर वोल्टेज में क्या प्रभाव? तो वोल्टेज जो है, जैसे प्रकाश का मान बढ़ता है तो वैसे वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका बी इज राइट आंसर। वोल्टेज का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 128। 128 क्या है कि VIS ड्राइव का कार्य क्या होता है? ठीक है, VIS ड्राइव का कार्य क्या होता है? AC को DC में बदलना, AC को AC में बदलना, DC को AC में बदलना, DC को DC में बदलना, विकल्पों में से कोई नहीं। VIS ड्राइव जो होता है वो DC को AC में बदलता है, एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, जो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, जो DC को AC में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि एक सर्किट के ब्रेकर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सर्किट ब्रेकर के लिए किसका प्रतीक? तो ए है, बी है, या सी है, या डी है, या फिर ई है। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर दिया गया है? तो बी जो है वो है डायोड। क्या है? डायोड है। ठीक है, तो इसका जो, और सी जो है वो है संधारित्र। ठीक है, कौन सा है? संधारित्र। ठीक है, और ये जो इसकी बात कर रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील पावर की यूनिट क्या होगी? मतलब कहने का मतलब है रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील, मतलब रिएक्टिव पावर जो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, Q जो होता है वो होता है VI sin थीटा। ठीक है, ये होता है रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है kVAR में। ठीक है, किस में होती है? kVAR में। तो जो किलो वोल्ट एम्पियर है, ठीक है, या फिर किलो वोल्ट में नहीं दिया हो तो वोल्ट एम्पियर दिया हो रिएक्टिव, तो इसके अंदर क्या होता है कि वोल्ट एम्पियर रेट जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए जो है वो धारा की इकाई होती है, और जो वाट होती है वो होती है पी की, मतलब शक्ति की इकाई होती है क्या? वाट होती है। और कूलाम सेकंड जो होता है, Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। और I बराबर क्या हो गया? ठीक है, I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। तो कूलाम मतलब Q मतलब आवेश, आवेश को कूलाम में, और अपॉन टी सेकंड। तो कूलाम सेकंड नहीं होते, कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साधारण 40 वाट का बल्ब 120 वोल्ट ताप दीप्त इन लैंप को जलाने के लिए कितनी एम्पियर की आवश्यकता होती है? पावर फैक्टर यदि 1 है मानकर चलते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? सिर्फ एम्पियर की बात कर रहा है। तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। पहले तो इससे देख लो। ठीक है, किससे देखते हैं? V बराबर I अपॉन R से देख लेते हैं।
जब यदि इसी के दिया है, ठीक है, तो हम सोल्व कर लेंगे। फिर दूसरी बात कि I बराबर V, अब बात किसके, वाटेज दिया है और वोल्टेज दी हुई है, तो P बराबर क्या है, V²/R, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है, तीसरा है कि ये सब चीज दिया है, तीसरा है कि P बराबर क्या हो गया, V×I, ठीक है, ये भी इसके अंदर देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर देखो दिया क्या है कि वोल्टेज दिया है, वाटेज दिया है और पावर फैक्टर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो वोल्ट और वाटेज दी हुई है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। तो अब इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं, दोबारा से आपको बताता हूं। तो बात यह है कि जैसे तो I बराबर, ठीक है, P/V हो जाएगा। तो वोल्ट P का मान कितना है, 40 वोल्ट, और इसका मान कितना है, वोल्टेज का मान 20। 0 से 0, 4 एकम 4, तो 1/3 होता है। तो 1/3 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, बराबर 0.3 एम्पियर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.3 एम्पियर। तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब इसको चाहे कितने से गुना करो, इसका मान वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का हिंदी देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर DF, डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला है, उसको क्या है कि लैंग्वेज में चेंज कर दिया डायरेक्ट। तो DF डाइवर्सिटी कुल व्यक्तिगत अधिकतम मांग, पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग। B है पूरे सिस्टम का वास्तविक अधिकतम लोड और अपॉन कुल कनेक्टेड लोड। C है न्यूनतम स्थापित लोड अपॉन पूरे सिस्टम का वास्तविक लोड, और D है पूरे सिस्टम का वास्तविक लोड अपॉन न्यूनतम स्थापित लोड, ठीक है। इसके बाद है न्यूनतम स्थापित लोड ऑब्लिक वास्तविक अधिकतम लोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। कुल अधिकतम मांग बटे पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। कोरोना हानि नगण्य होती है, त्वचा के प्रभाव के कारण लाइन प्रतिरोध को कम होता है, स्थिरता और तुल्यांकन अच्छे होते हैं, आसानी से वोल्टेज को बढ़ाया और नीचे लाया जाता है, मतलब बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण बहुत आसान होता है, अधिक लागत प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 134 में क्या है कि भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है, ठीक है। अंडरग्राउंड लाइन का ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है, कहने का मतलब यह है कि भूमिगत जो केबल होती है उसकी तुलना में ओवरहेड लाइन क्या फायदा है। अंडरग्राउंड का नहीं पूछ रहा, ओवरहेड का पूछ रहा है। आग की विस्फोटक का कम जोखिम होता है, 200 को आसानी से पता लगाया जा सकता है, ये राइट है। संचार लाइनों के साथ कोई दोस्त हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसके अंदर डी है बिजली गिरने पर होने वाले खतरों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ई है उच्चतर सुरक्षा के रूप में केबलों का ओवरहोल्ड रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 200 को आसानी से इसमें खोज सकते हैं, जबकि अंडरग्राउंड केबल के अंदर दोस्त जो होते हैं उसको आसानी से हम नहीं खोज सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कंडक्टर का व्यास 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो ओवरहेड कंडक्टर को त्वचा प्रभाव को क्या कहा जाता है, नगण्य होता है, अधिकतम तक बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, मान के आधे से घट जाता है, मान 1/4 से घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, मान जो होता है वो नगण्य हो जाता है। ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि वेरिएस्टर की कार्य क्षमता खालिस्तान के जैसे होती है, कितने की जैसी होती है, किसके जैसी होती है, संधारित्र की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए, बाइपोलर इंजेक्शन ट्रांजिस्टर की, जेनो डायोड की। तो वेरिएस्टर जो कार्य क्षमता होती है वो किसके जैसी होती है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसके जैसे होती है, ठीक है। तो जो जेनो डायोड होता है, ठीक है, उसके जैसे होता है, तो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान को प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे वोल्ट प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके रूप में वोल्ट
प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखते चलते हैं कि जो कॉमन मोड रिजेक्शन अनुपात, करंट दर, स्लू दर, ऑफसेट वोल्टेज, फीडबैक फैक्टर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, स्लू दर, जिसे क्या कहते हैं, स्लू रेट। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लू रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये होता है कि फॉर्मूला जो होता है डी वी आउटपुट होता है और डी जो होता है टी होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज इसे प्रति वोल्टेज सेकंड में मापा जाता है, तो वोल्ट पर सेकंड इसे कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। देखो, डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक होता है, डायनामोमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्टमीटर और एमीटर दोनों। तो जो इसके लोड प्रदर्शनी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका जो लोड प्रदर्शनी के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है कि जो वोल्टमीटर और एमीटर दोनों से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका ई इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा जा सकता है। शंट फील्ड के टर्मिनल को बदलकर कर सकते हैं, आर्मेचर फील्ड टर्मिनलों को बदलकर कर सकते हैं, डीसी स्रोत के टर्मिनल बदलकर नहीं, स्विच की स्थिति बदलकर नहीं, या तो शंट या आर्मेचर फील्ड दोनों टर्मिनल बदलकर। ठीक है, ये कह रहा है कि या तो शंट या फिर आर्मेचर फील्ड को बदलकर, मतलब ये कह रहा है कि दोनों में से किसी एक का बदलकर भी हम कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो यहां अलग अलग दिया है, यहां इनमें क्या कि इन दोनों में से किसी भी एक का चेंज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 140। 140 क्वेश्चन है कि तार के आकार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, प्लम बॉब, माइक्रोमीटर, स्प्लिट लेवल, स्टैंडर्ड वायर गेज या माइक्रोमीटर दोनों। तो दोनों का प्रयोग करते हैं, तो इज राइट आंसर। ठीक है, माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग होगा, एडब्ल्यूजी का। यदि माइक्रोमीटर ऑप्शन में नहीं होता तो स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं, ए का राइट आंसर मानते। जबकि दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो दोनों में से क्या हो जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो कि 141 क्या कह रहा है कि पदार्थ की भारी मात्रा में कमी करने की आवश्यकता होने पर किस प्रकार की फाइलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। कोई भी पदार्थ है उसमें किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, वीकेंड फाइलिंग, ट्राउजर फाइलिंग, अनुदैर्ध्य फाइलिंग, या तो ट्रांसवर्स फाइलिंग या अनुदैर्ध्य फाइलिंग, ट्रांसफर फाइलिंग या अनुदैर्ध्य फाइलिंग, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में से किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो करते हैं वो करते हैं विकीर्ण फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्या है, निम्न में से कौन सा और गेट आईसी है। ठीक है, ये जो आईसी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये गेट के लिए दिए हुए हैं कि कौन कौन से गेट के लिए कौन से नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये है ये तो है आपके नोर गेट के लिए, ठीक है, और 4808 है वो है एंड गेट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, एंड गेट के लिए। और जो 7432 है ये है आपके और गेट के लिए, और 7404 है वो है नोट गेट के लिए। ठीक है, किसके लिए, नोट गेट के लिए। और ए जो है वो किसी के लिए नहीं, तो और गेट के लिए कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। देखो 143 में क्या है कि ये कह रहा है कि नोट गेट का इनपुट टर्मिनल खाली स्थान पर होता है तो लॉजिक गेट 0 कहा जाता है। देखो जो लॉजिक टेबल होती है, ठीक है, तो ये नोट गेट की बात कर रहा है। तो नोट गेट में क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है, वाई। ठीक है, सॉरी, नोट गेट का जो फॉर्मूला वो होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे तो इनपुट में क्या होता है कि जैसे ए है तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, ए का बार हो जाएगा। मतलब आप 0 दोगे तो वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 दोगे तो वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लॉजिक गेट है तो हम क्या देंगे तब आपको कि आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देंगे तब आपको मिलेगा। तो अब देखो इसके अंदर 0, इसका ए का बार है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो
होगा। तो लॉजिक गेट में क्या होगा कि लॉजिक जीरो कहाँ जाता है, जीरो कब होगा, तो जब हम 0 वोल्ट दिया जाता है तो उसमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 144 से क्या है कि किसी और गेट के आउटपुट को नोट गेट के इनपुट से जोड़ने पर कौन सा गेट प्राप्त होता है, कि और गेट के आउटपुट को नोट गेट से, ठीक है, तो और गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ेंगे तो कौन सा बनता है, एंड गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, नोर गेट, एक्स नोर गेट। तो जो और गेट के नोट गेट से जोड़ते हैं, ठीक है, और गेट के नोट गेट से जोड़ते हैं तो नोर गेट तैयार होता है, और गेट के नोट गेट को एंड गेट से जोड़ते हैं तो आपका नैंड गेट बनता है। ठीक है, और यहां क्या बनता है, और गेट को नोट गेट से जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। देखो 145 को नीचे से ऊपर कर देते हैं। देखो कि इंस्टॉलेशन केबलों और अर्थ के बीच के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, गति स्पीड परीक्षण, इंसुलेशन परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, ध्रुवपोल परीक्षण, फेज परीक्षण। तो जो इंसुलेशन और केबल के अर्थ और इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं कि ऊर्जा मीटर की अधिक दोषपूर्ण रीडिंग का क्या कारण होता है, खराब वायरिंग, मीटर की खराबी, ओवर वोल्टेज, उपकरणों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, खराब वायरिंग और मीटर की खराबी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि खराब वायरिंग और मीटर की खराबी दोनों के कारण क्या होता है, दोषपूर्ण रीडिंग दे सकता है। तो ई इज राइट आंसर। 147 में बात करते हैं। 147 क्या है कि 200 को क्लियरेंस निकास के बाद भी खालिस्तान को पुनः उपयोग में किया जा सकता है, कार्टिज फ्यूज का, एचआरसी फ्यूज का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, उच्च विधारण क्षमता फ्यूज का और स्विच फ्यूज का। किसका उपयोग दोबारा से कर सकती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। ठीक है, तो 148 का हम देखते हैं कि क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि जो सुरक्षात्मक संकेत है उसका नाम क्या है, निषेधात्मक, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका होगा, तो ये बी होगा, अनिवार्य चिन्ह। और इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, आपातकालीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले इसका क्या होता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब सेलों का एन संकेत समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारा कितनी होगी, जहां ई, एमएफओ और आर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो जो श्रेणी क्रम होता है उसकी मैं बात कर लेता हूं एक बार। जो श्रेणी क्रम है उसकी बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम होता है वो होता है IL बराबर ई, ठीक है, एक मिनट, NE बटा NR प्लस कैपिटल R। अब इसमें क्या होता है कि जैसे समांतर की बात करूं मैं, ठीक है, समांतर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, IL बराबर ME बटा MR प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब ऐसा देख लो कहां पर दिया हुआ है, ठीक है, C के अंदर दिया हुआ है NE बटा स्मॉल r बटा ER। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दिया है। ठीक है, दोनों सही है, कैसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, समांतर क्रम के। अभी इसका एलसीएम लोगे ना तब ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 149 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत उपकरण श्रृंखला में नहीं जुड़े होते हैं क्योंकि उपकरणों को अलग से चालू नहीं किया जाता है, सभी उपकरणों को एक जैसे वोल्टेज नहीं मिलेगा, विद्युत आपूर्ति करंट कम होगा, और यदि एक उपकरण
काम करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर देंगे, विकल्पों में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक है, इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के। और ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। हमने 2 पेपर सोल्व कर लिए और जिसमें हमने कर लिए 100 क्वेश्चन तो पेपरों के हो गए, प्लस ठीक है 200 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस उन ऑप्शनों का सॉल्यूशन करके ऐसे हमने करके और 300 से 400 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए पूरे टोटल। तो इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए हम बार बार हर एक एग्जाम का पेपर सोल्व करवा रहे हैं। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं मुझे नेक्स्ट पेपर कौन सा सॉल्यूशन कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, और एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर किया करो, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन देखने को मिले। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।